बच्चों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं वो लिखा हुआ है प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। तो आप ये चीज़ पढ़ने से पहले हमको ये चीज़ जानना होगा कि भारत में शासन प्रणाली क्या है। शासन प्रणाली तो आप कह दोगे कि सर भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। क्या अपनाया गया? संसदीय शासन प्रणाली, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को अपनाया गया है। ठीक है, ये हमारे यहाँ शासन की प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, अब ये देखो कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है इसमें पीएम अर्थात प्राइम मिनिस्टर का जो पद होता है वह कैसा होता है। आप कहोगे कि सर यहाँ पर पीएम शासनाध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति को जब हम लोग पढ़ रहे थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि जो राष्ट्रपति होता है वह शासनाध्यक्ष नहीं होता, अपितु वह राज्याध्यक्ष होता है, मतलब नाम मात्र का शासक होता है। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होती है शासन की? तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री के पास होती है और वह शासनाध्यक्ष होता है, मतलब शासन का मुखिया वही होता है। ठीक है, अब इसका मतलब आपको याद रखना होगा कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, ठीक है ना, तो उसमें प्रधानमंत्री की स्थिति क्या होती है। आप कहेंगे कि सर ये शासन की धुरी होती है, एक्सिस होती है ये। ठीक है, इसी धुरी पर जैसे आप देखते हैं कि हमारी गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, धुरी पे ही तो चलती हैं। अगर धुरी टूट गई तो फिर गाड़ी हमारी 1 मिनट भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जो होता है वो संसदीय शासन प्रणाली में शासन की धुरी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति तो केवल एक संवैधानिक मुखिया होता है। क्यों? मतलब जो राष्ट्रपति होता है इसकी क्या स्थिति है? आप कहेंगे कि सर ये एक संवैधानिक मुखिया है। ठीक है, तो लेकिन शासन की धुरी किसके पास है? वो तो प्रधानमंत्री है। ठीक है, अब ये देखिए आर्टिकल 74 की बात हम लोग कर देते हैं, अनुच्छेद 74(1) की बात करते हैं। तो 74(1) क्या कहता है? ठीक है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि आर्टिकल 74(1) में उपबंध है जी, 74(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, 74(1) में मंत्रिपरिषद की बात करता है, मंत्रिपरिषद की बात करता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, आर्टिकल 74(1) क्या कह रहा है कि एक मंत्रिपरिषद होगी और यह मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? आप कहोगे प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और कहता है कि जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करेगा, मतलब राष्ट्रपति को, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करना है। क्लियर? और आप एक चीज याद रखिएगा कि इसमें थोड़ा चेंज आ रहा है। 44 अमेंडमेंट या संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम ये क्या कह रहा है बच्चों? तो देखिए जो 44 अमेंडमेंट है या संशोधन अधिनियम कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शासन तो करेगा या कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति यदि चाहे
तो प्रधानमंत्री को कह सकता है कि आप अपने सुझाव पर या नियमों पर पुनर्विचार कर लें। मतलब 44 अमेंडमेंट ये कहता है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए प्रधानमंत्री को कह सकते हैं, लेकिन यदि प्रधानमंत्री ने पुनर्विचार के बावजूद, ठीक है, अपनी बात पर अडिग है, अपने नियमों पर कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता, तो राष्ट्रपति की मजबूरी होगी कि वह उस पर हस्ताक्षर करे, उसको स्वीकार कर ले, अन्यथा संवैधानिक संकट हो जाएगा और ऐसे स्थितियों में राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना भी पड़ सकता है। मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो आप कह देंगे कि प्रधानमंत्री का जो पद होता है यह निर्वाचन का पद नहीं है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति का पद है ये। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, आप हेडिंग कर लीजिए छोटी सी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, पीएम की नियुक्ति की बात हम लोग करते हैं। तो हमने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, परंतु इसमें राष्ट्रपति की इच्छा नहीं होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करते हैं, परंतु राष्ट्रपति की इसमें कोई इच्छा नहीं होती। ठीक है, अपितु वह लोकसभा के बहुमत दल के नेता को, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री चुनते हैं, मतलब नियुक्त करते हैं। ठीक है, जो बहुमत वाली पार्टी है उसका जो नेता है उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, मतलब वह कोई भी हो। ठीक है, राष्ट्रपति भी बस है। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न आता है, ठीक है, कि अगर लोकसभा में किसी पार्टी का बहुमत न हो, अर्थात त्रिशंकु हो, हंग पार्लियामेंट हो, त्रिशंकु मतलब किसी को बहुमत ही न हो, तो आप याद रखिएगा त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में, अगर लोकसभा कैसी है? त्रिशंकु लोकसभा है, मतलब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, तो ऐसे को क्या कहते हैं? त्रिशंकु लोकसभा कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें राष्ट्रपति क्या करेगा? तो देखिए, दो स्थितियां मौजूद हैं। राष्ट्रपति के सामने दो विकल्प हैं। एक विकल्प तो ये है कि वह सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण दे। एक तो स्थिति ये हो गई। दूसरी बड़ी स्थिति क्या है कि गठबंधन करके, अलायंस करके, ठीक है, जो पार्टी बनी है उसके नेता को वो प्रधानमंत्री नियुक्त करे। ठीक है, जैसे 1998 में, ठीक है, 12वीं लोकसभा की बात करिए आप। ठीक है, तो 12वीं लोकसभा त्रिशंकु की स्थिति थी, मतलब किसी पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिला था। तो ऐसी स्थिति में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस NDA के जो नेता हैं वह अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ये गठबंधन के नेता थे। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस के यह नेता थे और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। अब आप अगली हेडिंग चेंज कर दीजिए। क्वालिफिकेशन क्या होता है प्रधानमंत्री का? पीएम की योग्यता। ठीक है, प्रधानमंत्री की योग्यता क्या है? तो पहली बात आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान में
प्रधानमंत्री की योग्यता का विवरण नहीं है। मतलब योग्यता का विवरण संविधान में है ही नहीं। किसकी? प्रधानमंत्री की योग्यता का विवरण नहीं है सर जी। ठीक है। दूसरी चीज, अगर उसकी योग्यता पूछा जाए क्या होती है, आप कहेंगे संसद के सदस्य बनने की जो योग्यता है वही प्रधानमंत्री की योग्यता है। मतलब आप कह सकते हैं सांसद बनने की योग्यता। ठीक है, सांसद बनने की योग्यता ही प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है। और क्या है? तो आप कहेंगे कि सर बहुमत की पार्टी का उसे नेता होना चाहिए। बहुमत की, लोकसभा में बहुमत की जो पार्टी है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री पद पर जो चुनाव हुआ है उस पर अगर कोई विवाद, मतलब पीएम के चुनाव का विवाद, तो पीएम की नियुक्ति का विवाद, नियुक्ति का विवाद, मान लीजिए कि पीएम की नियुक्ति पर कोई विवाद आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 39 संशोधन, ठीक है, तो 39 संशोधन अधिनियम 1975 में आया था। पचहत्तर में आया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति न्यायालय के अधिकार से बाहर का मैटर है। ठीक है, प्रधानमंत्री की चयन या चुनाव या नियुक्ति पर न्यायालय में किसी प्रकार की जिरह या बहस नहीं की जा सकती। ठीक है, लेकिन 44 अमेंडमेंट में परिवर्तन कर दिया गया, संशोधन अधिनियम में परिवर्तन किया गया। ठीक है, और कहा कि पीएम के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद की सुनवाई ठीक वैसी ही होगी जैसे संसद के सदस्यों की होती है। भाई, जब प्रधानमंत्री बनने की योग्यता सांसद बनने की योग्यता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उनके ऊपर वैसा ही मुकदमा लाया जा सकता है जैसे कि किसी संसद के सदस्य के ऊपर लाया जाता है। अब अगली बात करिए, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है उस पर आप बात करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कार्यकाल। तो अमूमन तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है? आप कह देंगे कि सर उसका कार्यकाल इस बात पर निर्भर करता है कि लोकसभा में उसे बहुमत का समर्थन है या नहीं। ठीक है, मतलब इसका जो कार्यकाल है वह लोकसभा में, ठीक है, बहुमत प्राप्त करते रहने तक है। जब तक उसे बहुमत प्राप्त होता रहेगा तब तक वह, ठीक है, अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन बहुमत चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव ला करके प्रधानमंत्री को, ठीक है, त्यागपत्र देने के लिए विवश कर सकता है। मतलब अगर यह बहुमत है, चाहे तो अविश्वास लाकर, प्रधानमंत्री में अविश्वास ला करके, ठीक है, प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देने के लिए विवश कर सकता है। ठीक है, अब त्यागपत्र की जहां तक बात करना है आपको, ठीक है, तो आप याद रखिएगा त्यागपत्र प्रधानमंत्री किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो त्यागपत्र, प्रधानमंत्री का त्यागपत्र अगर होता है तो वह संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र है। ठीक है, प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र देता है, त्याग पत्र देता है, रिजाइन करता है, तो प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देते ही मंत्रिपरिषद का भी त्यागपत्र हो ही जाता है।
ठीक है ना, क्लियर। और अब हमको याद रखना होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था। मतलब अविश्वास लाया गया, किसके ऊपर लाया गया? मोरारजी देसाई पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। किस पर लाया गया? आप कहेंगे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पर लाया गया। और किस पर लाया गया था? आप कहेंगे इंद्र कुमार गुजराल पर लाया गया था। तो इन दोनों लोगों ने, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जैसे बीपी सिंह हैं, और कौन है? चंद्रशेखर हैं, देवगौड़ा हैं, ठीक है, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, और एक और भी थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने क्या किया? वाजपेयी सर ने क्या किया? इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जब सदन में पारित हो गया तब इस्तीफा दिया। ठीक है, मतलब दो लोग ऐसे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आया तभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और ये लोग ऐसे हैं जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तब इन्होंने इस्तीफा दिया। अब आप अगली हेडिंग डाल दें, प्रधानमंत्री का कार्य और शक्तियां क्या हैं। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, यही ना। तो बच्चों एक पहली बात याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। पीएम ही क्या करता है? ये मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। ठीक है, एक तो ये हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आर्टिकल 75 क्या कह रहा है, 75 क्या कहता है? तो कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति महोदय पीएम के सलाह पर ही, ठीक है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। की नियुक्ति होती है कब? प्रधानमंत्री के सुझाव पर ही होता है। ठीक है, अब तीसरी बात यह है, मंत्रिपरिषद का आकार। मंत्रिपरिषद का आकार कितना बड़ा हो सकता है? आप कहेंगे 91 संशोधन कहता है क्या कहता है कि लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए मंत्रिपरिषद का आकार, 15% से ज़्यादा। ठीक है, और क्या वर्क है? प्राइम मिनिस्टर ही मंत्रियों के विभागों का आवंटन करता है, एक बात तो यह है। दूसरी चीज यह है कि विभागों में परिवर्तन भी वो कर सकता है। आवंटन तो करता है, जब चाहा तब वह उसके विभाग में परिवर्तन भी कर देगा। ठीक है, और ये भी आप याद रखिएगा कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता भी वही करता है, और बैठकों में होने वाले वाद विवाद का भी नियंत्रण यही करता है। ठीक है,
अगला पॉइंट आप कर सकते हैं, ठीक है, कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, कि अध्यक्षता करता है। एक बात तो ये हो गई, ठीक ना, ये अध्यक्षता कर रहा है। सेकंड चीज आपको याद रखना है, सेकंड चीज आपको यह भी याद रखना है कि अगर इस बैठक में कोई वाद विवाद हो रहा है तो उसका नियंत्रण प्रधानमंत्री ही करता है, ठीक है। और एक चीज और है कि पीएम जब चाहे किसी भी मंत्री को हटा सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 78 क्या कहता है, देखिए, राष्ट्रपति और ये आई मंत्रिपरिषद, इन दोनों के बीच जो कड़ी है या लिंक है, कड़ी है, ये कड़ी कौन है? आप कहोगे कि सर प्रधानमंत्री है। मतलब राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच, ठीक है, जो लिंक स्थापित करता है वह प्रधानमंत्री ही करता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री का एक कार्य और भी है कि राष्ट्रपति को ये दो चीजें याद रखिएगा, प्रशासन और विधान मतलब लॉ के संबंध में सारी सूचनाएं वो यही देता है, ठीक है। और अब अगली चीज, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता भी होता है। नेता तो है ही, लोकसभा का नेता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि वह संसद का भी नेता होता है। अगला कर लीजिएगा, संसद का भी नेता है, ठीक है। और अगली बात यह है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का नेता कौन है? आप कहोगे कि सर पीएम है, प्रधानमंत्री ही है, ठीक है। और इसके साथ साथ वो अपनी पार्टी का नेता तो होता ही होता है, ठीक है। और आप प्रधानमंत्री के सुझाव पर, अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री के सुझाव पर मंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा को भंग करते हैं, करना ही होगा, ठीक है। अगली बात आप याद रखिएगा, समस्त देश के समस्त उच्चाधिकारियों की नियुक्ति पीएम के सुझाव पर कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर हो गया। और एक बात और, अर्थव्यवस्था पर भी प्रधानमंत्री का पूरा नियंत्रण होता है। देश की अर्थव्यवस्था पर, ठीक है, प्रधानमंत्री का पूरा नियंत्रण होता है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था की सफलता और विफलता के लिए प्रधानमंत्री ही उत्तरदायी होता है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट आप और जान लीजिए, ठीक है। ये मतलब पॉइंट है इंपॉर्टेंट करके, ठीक है। तो आप कहिएगा 5 वर्षों तक अल्पमत की सरकार, माइनॉरिटीज की सरकार, ठीक है, चलाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? आप कहेंगे कि सर पीवी नरसिम्हा राव थे। सबसे लंबे समय तक
पीएम कौन रहा? आप कहेंगे जेल नेहरू थे। ठीक है। फिर सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहा? अटल बिहारी वाजपेयी थे। वाजपेयी, ठीक है, ये रहे। और अब राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री कौन कौन रहे, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, राज्यसभा के मतलब सदस्य के रूप में पीएम बनने वाले कौन कौन लोग हैं? ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंदिरा जी हैं, गुलजारीलाल नंदा हैं, नहीं सॉरी, इंद्र कुमार गुजराल हैं, इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। ठीक है, ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री कौन था? आप कहोगे गुलजारीलाल नंदा। और नंदा सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? राजीव गांधी। ठीक है, और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी किसकी हो रही है? पीएम के पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले कौन कौन लोग हैं? तो आप बोलोगे नेहरू हैं, शास्त्री और इंदिरा जी हैं। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो आप लिख लें। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, ये चीज़ें हमें पढ़ना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ठीक है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मैटर होगा यह हम लोग कल पढ़ते हैं। आज इतने ही। थैंक यू, विशिंग ऑल द लक।